हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 72 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन। सो ड्रग के रिपीटेडली एडमिनिस्टर करने की वजह से टेकीफाइलेक्सिस कंडीशन जो है वो राइज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बात करूं अगर मैं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इफ़ेक्ट या फिर ड्रग का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जनरल डोज से हाइयर डोज की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें आप पढ़ेंगे हाइयर डोज रिक्वायरमेंट इसमें आपको रहेगी किसी भी ड्रग की। ठीक है, सो ये आपकी होती है टॉलरेंस। वहीं पे अगर मैं बात करूं इडियोसिनक्रेसी की, तो इडियोसिनक्रेसी जो है ये कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं ड्रग के जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में तो नहीं दिखते, लेकिन दे अकर इन ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन और स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में जो है ये इफ़ेक्ट जो है वो देखे जाते हैं। एंड इन ये जो रिएक्शंस होते हैं इनका ड्रग की डोज या फिर उसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के साथ कोई ऑब्वियस रिलेशन नहीं रहता है। तो ये आपकी होती है इडियोसिनक्रेसी। वहीं पे बात करूँ सिनर्जिज्म की, तो सिनर्जिज्म क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम दो ड्रग कम्बिनेशन में देंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है उन दोनों ड्रग के इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि एक ड्रग जो है वह दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा देता है। सो वो आपका कहलाता है सिनर्जिज्म। लाइक कोई एक ड्रग ए है, ठीक है, ये आपका इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है C1, दूसरा ड्रग है बी, ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है C2। सो नॉर्मली हम क्या देखेंगे, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा सो इफेक्ट कैसा आना चाहिए C1 प्लस C2, ये टोटल इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन इफेक्ट जो है वाई, यहाँ पे एक वाई इफेक्ट ले लेते हैं कि ये इफेक्ट तो आ रहा है लेकिन इससे एडिशनल इफेक्ट इन दोनों के कम्बिनेशन से हमें मिल रहा है, तो वो आपका होता है सिनर्जिज्म। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स। सो डी फ्रक्टोज की जब सिंपल रिडक्शन की जाएगी तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? सो जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मेनली मोनोसेक्राइड्स हैं, उनकी सिंपल रिडक्शन करने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम मिलते हैं। सो इनमें अगर मैं बात करूं डी फ्रक्टोज की, सो इसमें आपका प्रोडक्ट मिलता है मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूं डी मेनोस की, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा डी मेनोस का रिडक्शन प्रोडक्ट, सो इसमें आपको मिलेगा ओनली मैनिटोल, सिर्फ डी मैनिटोल जो है वो इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं पे अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूं, ठीक है, डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज का रिडक्शन प्रोडक्ट आपका होता है डी सॉर्बिटोल। ठीक है, ओनली एंड ओनली डी सॉर्बिटोल डी ग्लूकोज का प्रोडक्ट है। सो ये आपके डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट्स रहते हैं मोनोसेक्राइड के। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका रहता है डी गैलेक्टोज। ठीक है, अगर मैं डी गैलेक्टोज की बात करूं तो डी गैलेक्टोज का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या रहता है? तो डी गैलेक्टोज का रहता है डी डेल्सीटोल। ठीक है, डी डेल्सीटोल। सो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा डी राइबोस की बात करूं अगर मैं, ठीक है, डी राइबोस की, तो डी राइबोस का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ डी राइबिटोल। ठीक है, सो ये आपके डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के रिडक्शन प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है जिन्हें ये आपके दतूरा में प्रेजेंट होते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एनिसोसाइटिक स्टोमेटा की बात करूं तो इसमें क्या रहता है? इसमें आपके दो गार्ड सेल्स रहेंगे। ठीक है, दो गार्ड सेल्स हैं एंड इसके अराउंड पे तीन सब्सिडरी सेल्स रहेंगे। ठीक है, तीन सब्सिडरी सेल्स हैं और इन तीनों में से एक सब्सिडरी सेल्स जो है वो बाकी दो से छोटा रहता है। तो ये आपके रहते हैं एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेना की, तो सेना में आपका पैरासाइटिक स्टोमेटा रहता है। ठीक है, कौन सा स्टोमेटा? पैरासाइटिक स्टोमेटा, जिसको रूबिएशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? इसमें भी आपके दो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है,
ये आपके 2 गार्ड सेल्स हैं एंड इसमें सब्सिडरी सेल्स भी 2 ही रहते हैं जो कि गार्ड सेल्स के पैरेलल में रहते हैं, ठीक है। ये पैरेलल पोजीशन आ गई, तो यहाँ पे पैरेलल ही अगर रहेंगे तो वो आपका रहेगा पैरासाइटिक स्टोमेटा। इसके बाद बात करूँ डिजिटलिस की, तो डिजिटलिस में आपका स्टोमेटा होता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, ठीक है, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, जिसको रेननकुलेशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है, रेननकुलेशियस स्टोमेटा। इसमें क्या रहता है, इसमें 2 गार्ड सेल्स हैं आपके एंड इसमें जो आपके सब्सिडरी सेल्स हैं वो डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं, वेरियस नंबर के, ठीक है। सो डिफरेंट नंबर एक फ्लावर की तरह ऐसे आपका बनेगा। सो ये आपका रहता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। देन बात करूँ वैसाका की, तो वैसाका में आपका डायासाइटिक स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने, चारों के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन जो है बनता है। सो वैसाका में डायासाइटिक स्टोमेटा, डायासाइटिक स्टोमेटा को ही कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा कहा जाता है, कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके 2 गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, 2 गार्ड सेल्स हैं एंड 2 ही इसमें सब्सिडरी सेल्स रहते हैं, लेकिन इसमें जो आपके सब्सिडरी सेल्स हैं वो राइट एंगल पे रहते हैं, ठीक है। जब पैरेलल में रहेंगे तो वो पैरासाइटिक बन जाएगा, जब राइट एंगल पे रहेंगे तो वो आपका डायासाइटिक स्टोमेटा बन जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा एंड डिफरेंट उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे इन 12 पेयर्स के नाम की बात करूं, सो अगर क्रेनियल नर्व 1 की बात करूं सो ये आपकी रहती है ऑल्फैक्टरी। क्रेनियल नर्व नंबर 2 जो है वो आपकी रहती है ऑप्टिक। क्रेनियल नर्व 3 जो है वो आपकी रहती है ओकुलोमोटर, ठीक है, ये कौन सी रहती है, ओकुलोमोटर। देन आती है क्रेनियल नर्व 4 जो कि आपकी रहती है ट्रॉक्लियर, ठीक है, ये आपकी रहती है ट्रॉक्लियर। देन आती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो कि आपकी रहती है ट्रिगेमिनल, ट्रिगेमिनल। देन क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो कि आपकी रहती है एब्ड्यूसेंस। देन क्रेनियल नर्व 7 is facial, cranial nerve 7 is facial. Then cranial nerve number 8, 8 वाली कौन सी होती है, इट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर, वेस्टिबुलोकोक्लियर। देन आती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 9, 9 आपकी होती है ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल। देन इसके बाद आपकी आती है क्रेनियल नर्व नंबर 10, सो 10 कौन सी है, 10 इज वेगस। 11 इज एक्सेसरी, ठीक है, 11 एक्सेसरी। एंड 12 नंबर वाली आपकी रहती है हाइपोग्लोसल, ठीक है, हाइपोग्लोसल। तो ये 12 पेयर्स रहते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स के। तो इन 12 के नाम से आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट नाम के ऊपर भी जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू। सो सब कोटिंग क्यों की जाती है, सो बेसिकली जो आपके टेबलेट कोटिंग प्रोसेस है उसमें सब कोटिंग रहती है, ठीक है। तो सब कोटिंग एक शुगर कोटिंग का ही एक स्टेप है जो कि आपका टेबलेट के एजेस को राउंड ऑफ करने के लिए एंड टेबलेट के वर्क को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। तो अब बात करते हैं सब कोटिंग क्या है। सो सब कोटिंग बेसिकली जो आपकी शुगर कोटिंग है, ठीक है, शुगर कोटिंग आपका टेबलेट कोटिंग में एक प्रोसेस रहता है। तो इसी में आपके डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिसमें आपका सील कोटिंग आ जाता है। सील कोटिंग का क्या मेन फंक्शन है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सील कोटिंग का क्या है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना। देन इसके बाद सील कोटिंग के बाद में आता है आपका सब कोटिंग, ठीक है, जिसका काम क्या है, टेबलेट के एजेस को राउंड अप करना एंड टेबलेट के बल्क को बढ़ाना। इसके बाद आती है आपकी सिरप कोटिंग, ठीक है। सिरप कोटिंग का क्या काम है, तो सिरप कोटिंग जो भी आपके सब कोटिंग की वजह से कुछ इम्परफेक्शंस रह गई हैं, ठीक है, ठीक है, राउंड को एडजस्ट करने में या फिर ठीक है राउंड को एडजस्ट करने में जो भी इम्परफेक्शंस रह गई हैं, ठीक है, उनको कवर अप करना, फिल करना जो है वो काम रहता है आपका सिरप कोटिंग का। एंड एक डिज़ायर्ड कलर प्रोवाइड करना टैबलेट को, वो भी आपका सिरप कोटिंग का ही
काम रहता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है पॉलिशिंग, ठीक है। पॉलिशिंग जो है वो आपका फाइनल टचअप देने के लिए टैबलेट को, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप्स रहते हैं शुगर कोटिंग के, चारों के चारों ही इसमें इंपॉर्टेंट है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो आपकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं, इसमें आपका हर एक पार्टिकल जो है वो इंडिविजुअल की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की तरह प्रेजेंट होते हैं। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है, रेट आपका लो रहता है, कहाँ पे, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। इसके अलावा इसमें जो आपके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, वो जो भी सस्पेंशन में आपका वॉइड स्पेसेस रहते हैं लार्जर पार्टिकल्स के बीच में, सो वॉइड स्पेसेस को फिलअप कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से एक हार्ड केक की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, हार्ड केक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको रीडिस्पर्स करना जो है वो पॉसिबल बहुत कम रहता है। इसके अलावा इसमें बायो अवेलेबिलिटी की बात करूं तो एज़ कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली हायर रहती है। तो ये आपके डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के। अब इन्हीं में हम चेक करते हैं कौन कौन से रहेंगे। तो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो वॉइड स्पेसेस को फिलअप कर लेंगे, जिसकी वजह से हार्ड केक की फॉर्मेशन होगी। सो ये आपका ट्रू है। इसमें हमें पूछा क्या गया है, नॉट ट्रू। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। देन पार्टिकल्स सेटल फास्ट। सो पार्टिकल्स सेटल जो है फास्ट इसमें नहीं होते। हमने क्या देखा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट क्या है इसमें, लो है, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आपका बेसिकली आंसर तो यही बनेगा। बाकी दो स्टेटमेंट्स भी हम इसमें देख लेते हैं। सो पार्टिकल्स प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट यूनिट यानी कि इंडिविजुअली जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। सो ये स्टेटमेंट भी इसमें डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए करेक्ट है। देन है आपका सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, ठीक है। हार्ड केक की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। सो मेमोरेंडम को सेंड करने का जो परफॉर्मा है वो आपका किस शेड्यूल में दिया गया है। तो इट इज़ गिवन इन द शेड्यूल ए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करूँ शेड्यूल डी की। तो शेड्यूल डी में क्या दिया गया है, इसमें आपकी एग्जेम्पशंस दी गई हैं जो कि आपकी ग्रांट की जाती हैं ड्रग्स और इम्पोर्टर्स ऑफ ड्रग्स को फ्रॉम कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड सच सिमिलर कंडीशंस। तो ये आपके एग्जाम्पटेशंस जो हैं वो आपकी शेड्यूल डी में दी गई हैं। देन इसके बाद शेड्यूल एफ की बात करूं, सो इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। किस चीज़ के स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके शेड्यूल एफ में दिए गए हैं। देन आता है आपका शेड्यूल क्यू। तो शेड्यूल क्यू में जो है वो आपके कलर्स, ठीक है, कलर्स हो गए, डाइज हो गई। सो ये सारे कलर्स एंड डाइज की लिस्ट दी गई है जो कि आपके सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स में परमिटेड रहते हैं। तो ये आपके डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन एक्सेप्ट। SN2 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन है तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू है। देन रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। सो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती है। इसमें आपकी टोटल इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की, टोटल इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ऑप्शन सी में ही दिया गया है कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। तो ये आप इसमें करेक्ट है, ठीक है। देन सिंगल स्टेप रिएक्शन, जी हाँ, जो SN2 है वो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जबकि जो SN1 है वो आपका 2 स्टेप रिएक्शन रहता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। सो इसमें इनकरेक्ट कौन सी होगी, इनकरेक्ट आपकी होगी ऑप्शन नंबर बी। सो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब थोड़ा SN2 रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं, कुछ अदर पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करते हैं।
तो SN2 रिएक्शन फुल फॉर्म क्या इसकी रहती है, SN2 में S क्या होता है, S इज सब्सटीट्यूशन, ठीक है, S क्या रहता है, S इज सब्सटीट्यूशन, N इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, N आपका रहता है न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मीनिंग होता है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, 2 इज बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। सो ये रिएक्शन क्या बन जाता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, टोटल इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपके प्राइमरी हैलाइड्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है आपका SN2 रिएक्शन में, ठीक है। इसका ऑपोजिट अगर होगा 3 डिग्री, ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, तो वो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है SN1 रिएक्शन में। तो ये आपको ये रिएक्शन याद रखना है SN2 में। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कितने मिलीमोल्स होते हैं आपके पोटेशियम के, ठीक है, 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में, 500 mg पोटेशियम क्लोराइड में कितने मिलीमोल्स पोटेशियम के रहेंगे, ठीक है। सो मिलीमोल्स कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सिंपल फार्मूला है, मिलीमोल्स इज इक्वल टू वेट और यू कैन से मास, ठीक है, या मास है mg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिलीमोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। mg में कितनी क्वांटिटी दी गई है, 500 mg हमें दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इसमें कितना रहता है, इट इज़ 74.55, ठीक है, 74.55 मोल्स जो है वो इसका वेट रहता है। इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 6.7 मिली मोल्स। सो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ड्रग्स कम अंडर अम्बेलिफेरे फैमिली एक्सेप्ट, तो सारे ड्रग इसमें से अम्बेलिफेरे फैमिली में आते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो इसमें आपका कैरावे, डिल, क्यूमिन, ठीक है, ये तीनों ही आपके अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जबकि जो आपका लेमन ऑयल है, लेमन ऑयल जो है वो आपका बिलोंग करता है ग्रामीने फैमिली को, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, फैमिली इज ग्रामीने फॉर लेमन ऑयल। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। लेमन ऑयल के अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं, जैसे कि सिनेनम, ठीक है, सो सिनेनम क्या होता है, तो इसको ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास ऑयल भी कहा जाता है एंड इसको इंडियन मेलिसा ऑयल, ठीक है, ये नाम आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, मेलिसा, इंडियन मेलिसा ऑयल जो है वो आपका लेमन ऑयल को कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, तो बायोलॉजिकल सोर्स में इसमें आपके लीव्स यूज़ किए जाते हैं, किसके लीव्स, सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुअसस, ठीक है, सिम्बोपोगोन फ्लेक्स UAUSUS, ठीक है, सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुअसस। तो इसके लीव्स आपके यूज़ किए जाते हैं, फैमिली आपकी रहती है ग्रामीणी। यहीं पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं लेमन ऑयल के, सो केमिकल कंस्टेंट इसमें आपके रहते हैं, सिट्राल इसमें इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट है, निरोल भी इसमें प्रेजेंट होता है, सिट्रोनेला इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिट्रोनेला, देन मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है, मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है। सो ये डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस की बात करूं तो ये आपका यूज़ होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह लेमन ऑयल जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।